तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस धमाकेदार सीरीज के लेक्चर नंबर 8 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर नंबर 8 में हम किसकी बात करने वाले हैं? तो आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान, जो कि आपका अध्याय 8, जो कि क्या है, जैविक प्रक्रियाएं, नियंत्रण एवं समन्वय के जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनकी चर्चा आज के इस वीडियो में, आज के इस धमाकेदार सीरीज में करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, नियंत्रण एवं समन्वय को शुरू करने से पहले आइए थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो लोग अपने नसीबों पर आश्रित होते हैं, जो लोग अपने माथे की लकीरों पर आश्रित होते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं एक बात बता दूं कि माथे की लकीरें तब तक नहीं बदलती जब तक कि कड़ी मेहनत ना की जाए। अगर आपको अपने माथे की लकीरें बदलना है तो आपको कर्म रूपी कड़ी मेहनत करना होगा। अगर कड़ी मेहनत आप करेंगे तभी जाकर के आपके किस्मत रूपी माथे की लकीरें खुलेंगी, बदलेंगी और आप कामयाब बिल्कुल से निश्चित तौर पर होने वाले हैं। आइए इन्हीं मस्त बातों के साथ आपके इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या सही विकल्प को आपको क्या करना है? चुनना है, सही विकल्प का चयन करना है, जिसका पहला पार्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। अब जो आपका पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन कौन होता है? जो कहां पाया जाता है? जो कि वनस्पतियों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? जो कि वनस्पतियों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पादप हार्मोन कहते हैं। अब अगर इसके फर्स्ट ऑप्शन इंसुलिन की बात करें तो आप सब जानते हैं अग्न्याशय में किसका निर्माण होता है? इंसुलिन का, जो कि मनुष्य के अंदर पाया जाता है। थायरॉक्सिन का अगर बात करें तो थायरॉक्सिन थायराइड नामक ग्रंथि है, जिसमें पाया जाता है कौन? थायरॉक्सिन पाया जाता है। और अगर हम बात करें किसकी? एस्ट्रोजन की, तो एस्ट्रोजन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन्स होता है। एस्ट्रोजन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, जो कि जनन ग्रंथियों में पाया जाता है, जो कि हमारे जनन क्षमता को क्या करता है? प्रभावित करता है, जनन क्षमता को दर्शाता है। अब अगला इसका द ऑप्शन है, और यह भी किसमें पाया जाता है? केवल व केवल जीवों में पाया जाता है, जबकि यहां पे किसको में बताना है? आपको पादप में बताना है। तो एक ऑप्शन जो इसका है क्या? साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि कहां पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। और अगर बात करें साइटोकाइनिन का कार्य, तो यह क्या करता है? पौधों में फूलों का निर्माण करता है, और पौधों में फलों के निर्माण में कौन सहायक होता है? आपका साइटोकाइनिन हार्मोन सहायक होता है। तो इस प्रकार से पार्ट नंबर 1। अब आइए देखते हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 क्या कहता है कि तंत्रिका कोशिका की संरचना में क्या नहीं पाया जाता? तो आपका डेंड्राइट जो है वह पाया ही पाया जाता है, केंद्रक आपका पाया ही पाया जाता है, एक्सान आपका पाया ही पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता? जो नहीं पाया जाता वह क्या है? आपकी सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो होती है नहीं पाई जाती है। तो द ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला कहता है कि मस्तिष्क में पाए जाने वाली एक ग्रंथि, जिससे हमारे शरीर के हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों का नियंत्रण होता है। तो जिस प्रकार से आपके कक्षा का नियंत्रण कौन करता है? कक्षा का नियंत्रण करता है आपका शिक्षक। तो जिस प्रकार से कक्षा का शिक्षक आपका नियंत्रण करता है किसकी? कक्षा की, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जितनी भी सारी ग्रंथियां हैं उस पर नियंत्रण कौन करता है? उस पर नियंत्रण करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि करती है। तो चूंकि उस पर नियंत्रण, सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण किसका होता है? पीयूष ग्रंथि का होता है। तो इसलिए पीयूष ग्रंथि क्या होती है? हमारे शरीर में सभी हार्मोन्सों को नियंत्रण करने वाली ग्रंथि है, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, क्या? मास्टर ग्रंथि। चूंकि सभी ग्रंथियों पर यह नियंत्रण करती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब अगले क्रम में चलते हैं सवाल नंबर पार्ट नंबर 4 पर। तो कह रहा है कि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो जो शर्करा का मात्रा का नियंत्रण करता है वह कौन करता है? इंसुलिन नामक हार्मोन्स करता है। कौन करता है? आपका इंसुलिन नामक हार्मोन्स करता है। और इंसुलिन चूंकि आपके विकल्प में तो कहीं दिया नहीं है, तो इंसुलिन हार्मोन्स स्रावित कहां से होता है? तो यह स्रावित कहां से होता है? आपके अग्न्याशय से स्रावित होता है। किससे होता है? अग्न्याशय से स्रावित होता है। तो जो इसका राइट जवाब हो जाएगा
वह ऑप्शन नंबर ब आपका अगन्याशय हो जाएगा। अब अगला है आपका पार्ट नंबर 5, कहता है कि रात को जब हम सोए हुए होते हैं और यदि हमें मच्छर काटता है तो सोते हुए हम उस मच्छर को काटने से बचाने का प्रयास करते हैं, बचने का प्रयास करते हैं। इस क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो देखिए, जो ऐसी ग्रंथियां जो हमारे इच्छा के बगैर होती हैं, जैसे अगर हमने सर्प को अचानक से देखा, हमने किसको देखा? सर्प को अचानक से देखा, तो हमें हमारा दिमाग नहीं कहेगा कि आगे सर्प है तुम पीछे हटो। बिना किसी के कुछ कहे ही, बिना कुछ किसी के बोले ही हम क्या करते हैं? जल्दी से पीछे हट जाते हैं। यानी कि ऐसी क्रिया जो हमारी इच्छा के विपरीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। और अनैच्छिक क्रियाएं जितनी भी हैं उसका नियंत्रण कौन करता है? उसका नियंत्रण आपका करता है मेरुरज्जु और मस्तिष्क के द्वारा उसका नियंत्रण होता है। तो चूंकि जब हम सोए हुए होते हैं, निश्चेतना में होते हैं, फिर भी मच्छर अगर हमें काटता है तो हमारा मस्तिष्क उस टाइम भले सो रहा हो, सॉरी उस टाइम हमें भले पता नहीं चलता, हमको किसी भी अंग को यह कहना नहीं पड़ता कि मच्छर काट रहा है तुम जाके मारो। अचानक से ही हमारा हाथ वहां जाता है और उस मच्छर को रोकने का प्रयास करता है। तो यह सब क्रिया किसके द्वारा होती है? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के ही द्वारा संपन्न होती है। अब अगले क्रम में आइए देखते हैं, मस्त मस्त कुछ आपके प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। जिसका पहला प्रश्न है कि हमारे शरीर में होने वाली प्रतिवर्ती क्रिया का रेखा चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं, आइए किसको? प्रतिवर्ती क्रिया को ही हम सबसे पहले समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया कौन सी होती है। आइए यहां पे एक चित्र दिया हुआ है आपके बुक में, उसी चित्र की सहायता से प्रतिवर्ती क्रिया को समझाते हैं। देखिए यहां पे आपका क्या है? यह आपका है मेरुरज्जु। यहां से मेरुरज्जु और मस्तिष्क इस प्रकार से आपका क्या है? जुड़ा हुआ है। मेरुरज्जु यानी जहां रीढ़ की हड्डी के अंदर कौन पाया जाता है? मेरुरज्जु। अब इसमें यह होता है कि यहां पर जैसे ही गर्म पानी को हम अपना हाथ लगाते हैं तो हाथ सबसे पहले गर्म पानी के संपर्क में कौन आता है? हमारा संवेदी अंग, जो कि क्या है? त्वचा है। हमारी जो चमड़ी है वह पानी के संपर्क में आती है और जैसे ही वह पानी के संपर्क में आती है, किसको पता चलता है? पेशी उत्तकों को पता चलता है। जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे हाथ के अंदर, हमारे त्वचा से लगे हुए जो पेशीय उत्तक हैं उनको आभास होता है और वह पेशीय उत्तक किसको पहुंचाते हैं? वह पेशीय उत्तक किसको पहुंचाते हैं? संवेदी तंत्रिका को पहुंचाते हैं, जो कि संवेदी तंत्रिका प्रेरक तंत्रिका को आदेशित करती है, जो कि मेरुरज्जु। यह सब नियंत्रण कौन कर रहा है? मेरुरज्जु। तो वह प्रेरक तंत्रिका यानी कि हमारे हाथ तुरंत से हम क्या करते हैं? इस गर्म पानी से दूर हटा लेते हैं और यही क्रिया क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। अब आइए आप लैंग्वेज को पढ़िए, आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। कह रहा है क्या कि कुछ अनुक्रियाएं तुरंत होती हैं और मस्तिष्क के आदेश के बिना ही हो जाती हैं। इस प्रकार की अनुक्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं या स्वतः प्रेरित क्रियाएं या रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है, जो मेरुरज्जु के द्वारा क्या किया जाता है? संपन्न किया जाता है। जैसे पलकों का झपकना, छींकना, खांसना आदि प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। अगर हमको छींक आ रही है तो इसका नियंत्रण हमारे शरीर में नहीं होता, यह अनैच्छिक क्रिया है, अचानक से आ जाती है, हमको पता नहीं चलता है। तो इन सारी क्रियाओं नियंत्रण कौन करता है? आपका मेरुरज्जु के द्वारा ही होता है इन सारी क्रियाओं का नियंत्रण। आगे देखिए क्या कह रहा है कि क्रियाएं कोई भी बाहरी अवांछित कण जैसे आंख में आ जाना या नाक या गले में चले जाने पर अनुक्रिया के फलस्वरूप क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रिया। और यह कैसी होती है? सबसे पहले क्या होते हैं? उद्दीपन या ग्राही अंग, जैसे कि हमारी त्वचा, जैसे कि हमारी आंख। अगर आंख में कोई बालू का कण जाता है तो संवेदी अंग कौन है? ग्राही अंग कौन है? उद्दीपन करने वाला अंग कौन है? उद्दीपन का मतलब जो सूचना हुआ, जैसे आंख में जो हमारे अगर बालू का कण पड़ा तो उसमें एक भाव उत्पन्न हुआ कि हमारे आंख गड़ना शुरू हो गई, वही क्या कहलाता है? उद्दीपन। तो ऐसे अंग जो उस आंख में पड़े बालू को फील करें वैसे अंग क्या कहलाते हैं? ग्राही अंग। अगर हम पानी को, गर्म पानी को हाथ से छू रहे हैं तो उसको फील कौन कर रहा है? उसका उद्दीपन कौन कर रहा है? आपका त्वचा कर रहा है। तो त्वचा क्या है? ग्राही अंग। और ग्राही अंग क्या करता है? संवेदन तंत्रिका को आदेश करता है और संवेदन तंत्र मेरुरज्जु के द्वारा प्रेरित तंत्रिका तंत्र द्वारा आदेशित किया जाता है, जो कि हमारी मांसपेशियां, हमारे मसल्स क्रियाएं करता है। और जब हम गर्म पानी को के संपर्क में लाते हैं तो हाथ अपने आप क्या कर लेते हैं? हम वहां से हटा लेते हैं। इस प्रतिवर्ती क्रिया की उद्दीपन के संचरण पथ को
निम्न चित्र में दर्शाया गया है और यही क्रिया क्या कहलाती है, आपकी प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। तो इसको आप इस प्रकार से बना करके चित्र बिल्कुल इसका डिस्क्राइब इसको कर सकते हैं। अगले क्रम में आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को। कहता है प्रतिवर्ती क्रिया पर मेरुरज्जु और मस्तिष्क की भूमिका पर आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। आइए हम लोग महान हैं, आइए लिख देते हैं टिप्पणी। क्या टिप्पणी लिखते हैं हम, क्या टिप्पणी लिखते हैं हम कि प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा न होकर तुरंत ही मेरुरज्जु द्वारा क्या की जाती हैं, पूरी की जाती हैं। सही बात है। शरीर के किसी भाग से संदेश मेरुरज्जु तक पहुंचता है, जो कि संवेदी तंत्रिका उग्र है, ये कहां तक संदेश पहुंचाती है, मेरुरज्जु। और उतनी ही गति से, जितनी गति से संदेश आता है उतनी ही गति से जो संबद्ध मांसपेशियां होती हैं, संबद्ध मांसपेशियों तक पहुंचता है और अनुक्रिया संपन्न हो जाती है। अनुक्रिया का मतलब क्या, जैसे गर्म पानी पर जब हमने हाथ लगाया तो हाथ हमारा पीछे आया, अचानक से हमारा हाथ तुरंत पीछे आया, हमको कहना नहीं पड़ा कि पानी गर्म है हमारा हाथ पीछे आओ, ऐसा नहीं कहना पड़ा, अपने आप आ गया हमारा हाथ। तो वही क्या कहलाता है, अनुक्रिया कहलाता है, जो कि संपन्न होता है। जैसे छींक का आना, आंख में मिट्टी का कण पड़ना से पलक बंद हो जाना और सर्प को देखकर अचानक से पीछे हट जाना, ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जिनमें सीधे रूप में मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती। अनुक्रिया संपन्न होने के तुरंत बाद उसका संदेश मस्तिष्क तक अवश्य पहुंच जाता है। जैसे जब अनुक्रिया हो गई, सर्प को देखकर हमने पीछे हट गया, तब हमें मस्तिष्क को पता चलता है कि हाँ भाई सर्प है, यह घातक है, यह काट लेगा, तब हमको पता चलता है। यानी अंतिम में वह संदेश कहां तक पहुंचता है, मस्तिष्क तक पहुंचता है। अगले क्रम में आइए देखते हैं, बहुत बच्चे कमेंट किए हैं हमारे लेक्चर वाले वीडियो में कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। तो हमने बताया कि जिस प्रकार से समस्त छात्रों पर नियंत्रण किसका होता है, शिक्षक का होता है, ठीक उसी प्रकार पीयूष ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जिनका अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। 1 नंबर का सवाल है, छोटा सा प्यारा सा सवाल आपसे पूछ देगा। पहली बात बच्चों, देखिए यह जो पीडीएफ है आप के लिए, आपकी सफलता के लिए बहुत ही संघर्ष से बनाया गया है, तो इसलिए आप सब इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही हमारा अनुरोध है, ताकि हर बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और यदि आपको इस चैनल की सहायता से, अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की सहायता से अगर थोड़ी भी आपको सफलता मिलती है, थोड़ी भी अगर वैल्यू मिलती है, थोड़ा भी समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले क्रम में आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ऑक्सीन पादप हार्मोन्स के आपको क्या करना है, 2 कार्य लिखना है। तो इसके 2 कार्य, ऑक्सीन जो होता है वह पादप हार्मोन्स होता है, यानी कि पौधों में पाया जाता है। कौन सा हार्मोन्स, ऑक्सीन। अब इस ऑक्सीन हार्मोन्स का जो कार्य होता है, यह क्या होता है, यह पौधों की जड़ों तथा तनों की लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है। यानी कि पौधे की जो जड़ें नीचे तक जाती हैं या तना जो होता है, डाली जो होती है बढ़ती है, वह किसके कारण बढ़ती है, वह केवल व केवल ऑक्सीन हार्मोन्स के कारण, पौधों में प्राप्त होने वाला पादप हार्मोन्स जो ऑक्सीन है उसके द्वारा क्या होती है, उसके तना और जड़ों में वृद्धि पाई जाती है। कोशिकाओं का दीर्घकरण में सहायक जो कोशिका होती है, उनको दीर्घ करने में, उनको बड़ी करने में यही सहायक होता है कौन, ऑक्सीन हार्मोन। भाई बड़ा होगा तब तो जाके उसका विभाजन होगा, कोशिका का विभाजन होगा, तो उसका कौन नियंत्रण करता है, ऑक्सीन हार्मोन्स करता है। बीज रहित फलों का निर्माण, जिन फलों में बीज नहीं होता। अब आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा फल है सर जिसमें बीज नहीं होता, तो अगर हम किसकी बात करें, अगर हम बात करें किसकी, केला की, तो क्या आप केले के फल में बीज देखे हैं क्या, तो बीज उसमें नहीं होता है। तो ऐसे फल जो बीज रहित हो उनका निर्माण कौन करता है, उनका निर्माण करता है ऑक्सीन हार्मोन्स। अगला प्रश्न है, एक्सान क्या है। आइए थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। यह आपके तंत्रिका कोशिका का क्या है, चित्र है। यह तंत्रिका कोशिका का क्या है, चित्र है। इस प्रकार से आपकी तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। अब इस तंत्रिका कोशिका में ये जो आपके यहां से ये जो शाखाएं निकली हैं, इन शाखाओं को हम क्या कहते हैं, डेंड्रान्स कहते हैं। इन शाखाओं को क्या कहते हैं, डेंड्रान्स। और इसका जो ये छोटे छोटे वाले भाग होते हैं, जैसे यहां से ये डेंड्रान्स आया और ये कई भागों में जाकर के फूट गया, इन कई भागों को हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। और इसका जो आखिरी छोर होता है, आखिरी छोर जो होता है, इसे हम कहते हैं टीलोडेंड्रिया। इसे हम क्या कहते हैं, टीलोडेंड्रिया। बीच में एक होता है इसका
केंद्रक, और इसमें जो छोटे 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 ये पार्टिकल्स द्रव जो भरे हुए हैं, इसे हम कहते हैं क्या, निसिल्स कण कहते हैं। और इसकी जो ये संरचना होती है, इसकी जो ये बड़ी वाली संरचना है, इसे हम क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, साइटोन कहते हैं। और इसकी एक पूंछ जैसी संरचना होती है। इस जो कोशिका तंत्र है उसकी पूंछ जैसी संरचना, जो आपने यहां से देखा डेंड्रान्स, जो इसकी ये वाली शाखाएं हैं, यही एक शाखा क्या हो जाती है, एक शाखा एकदम बड़ी सी हो जाती है। भाई देखिए, ये जो शाखाएं हैं, यह कई शाखाएं इसमें छोटी छोटी हैं, और इस कोशिका तंत्र में एक ऐसी शाखा है जो कि क्या हो गई है, अचानक से बड़ी हो गई है। और यही जो बड़ी शाखा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। और इसमें जो हरा हरा रंग का ये कण जो दिख रहा है, यह क्या है, न्यूरेलिमा है। यह एक प्रकार की झिल्ली है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरेलिमा झिल्ली कहते हैं। और इसके अंत में यह आपका सिनेप्स है, जो कि अन्य कोशिका तंत्र से जाकर के क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यह कोशिका तंत्र की पूरी कहानी है। अब आइए एक्सॉन की परिभाषा को पढ़ लेते हैं कि न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की लंबी शाखा को हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। यह सूचनाओं का क्या करता है, संवहन करता है। तो यह आपकी न्यूरॉन की संरचना है, तंत्रिका कोशिका की संरचना है, जिसकी आपकी जो एक लंबी संरचना होती है, इस लंबी संरचना को हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। अगले क्रम में क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए और कैसे, चित्र सहित। तो एक प्यारा सा हम कल्लू भाई साहब को लिए हैं, जिनके मस्तिष्क को हमने काट करके आपको समझाने के लिए लगाया है। यह आपकी खोपड़ी है, इसकी कंकाल खोपड़ी है, जिसके अंदर एक छोटा सा भाग पाया जाता है, क्या, मस्तिष्क पाया जाता है। आइए मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं कि मस्तिष्क जो होता है ना, इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग, जो कि स्पष्टतः क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। जिसका पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क, और यह मस्तिष्क के आधे से भी अधिक भाग होता है। कौन, सेरेबल कॉर्टेक्स। सेरेबल कॉर्टेक्स यानी अग्र मस्तिष्क जो होता है, वह पूरे मस्तिष्क का आधा से भी ज्यादा भाग होता है, और बाकी थोड़े से भाग में बाकी सब कुछ होता है। इसे प्रमस्तिष्क गोलार्ध भी कहते हैं। मस्तिष्क का यह भाग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चेतना, बुद्धि, स्मरण शक्ति का यही क्या होता है, केंद्र होता है, अग्र मस्तिष्क। अगले क्रम में दूसरा देखें तो दूसरा आपका क्या है, मध्य मस्तिष्क, जो कि मिड ब्रेन जिसे कहते हैं। यह मानव मस्तिष्क का मध्य भाग होता है, जो कि 2 जोड़ी उभारों या पिंडों का बना होता है और दृष्टि श्रवण उद्दीपनों को ग्रहण करता है। जैसे जो चीज आप अभी वीडियो देख रहे हैं, दृष्टि में अपने जो भी अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, उनका सूचना कौन करता है, आपका मध्य मस्तिष्क करता है। जो आप सुन पा रहे हैं, उनका सूचना मस्तिष्क को कौन देता है, मध्य मस्तिष्क में पहुंचता है। उद्दीपन, जैसे गर्म पानी जो छुए और उसका जो आहट हुआ, वह क्या कहलाता है, उद्दीपन। उससे जो आपके शरीर में भाव उत्पन्न हुआ, सर्प को जैसे देखे और सर्प को देखकर आपकी पीछे हट जाना, उस सर्प को देखने के बाद जो आप में भाव उत्पन्न हुआ, वह क्या कहलाता है, उद्दीपन। और इन सारी क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है, मध्य मस्तिष्क करता है। अगले क्रम में आपका है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को हम क्या कहते हैं, हिंड ब्रेन कहते हैं, और इसे अनुमस्तिष्क या सेरेब्रम कहते हैं। देखिए, मस्तिष्क को हमने एकदम डीप में जाकर के इसके एक एक पार्ट को वीडियो लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। अगर आप वह वीडियो मेरी देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कहीं और से कोई कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है मस्तिष्क के बारे में। तो यह मस्तिष्क का पक्ष भाग होता है, जो मेरु रज्जु से जुड़ा होता है, और जो पार्ट मेरु रज्जु से जुड़ा होता है, इस भाग को हम क्या कहते हैं, मेडुला ओब्लांगाटा कहते हैं। और अनुमस्तिष्क पेशीय गति तथा हस्त कौशल का नियंत्रण करता है। जो भी हमारी मांसपेशियों की गति है, हाथ की गति, पैर की गति, जैसे हम जो चलते हैं, यह कौन नियंत्रण करता है, आपका पश्च मस्तिष्क में उपस्थित इसके 2 भाग होते हैं, पहला अनुमस्तिष्क, दूसरा मेडुला ओब्लांगाटा। तो अनुमस्तिष्क क्या करता है, जैसे हम जो चलते हैं, हम जो हमारे हाथ हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसका नियंत्रण कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। और जो आपका मेडुला ओब्लांगाटा होता है, मेडुला ओब्लांगाटा एकदम नीचे का भाग होता है, भी चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा, जो कि हृदय की गति, श्वासोच्छ्वास यानी कि जो श्वसन की क्रिया है, ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, इसकी जो गति है, रक्त में वाहिनिकाओं की जो गति है, यह सभी प्रतिवर्ती क्रिया और अनैच्छिक क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण कौन, मेडुला ओब्लांगाटा करता है। कौन करता है, मेडुला ओब्लांगाटा, जो कि पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। और यह भाग किससे जुड़ा होता है, आपके मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। आइए देखते हैं मस्तिष्क के विभिन्न
पार्टों को। अब देखिए यह आपका मस्तिष्क है, जिसमें आप ये भाग जो आप देख पा रहे हैं, यह सारा भाग, इतना बड़ा वाला जो भाग आप देख पा रहे हैं, यही आपका क्या है, यही आपका है क्या, अग्र मस्तिष्क है, या इसे हम कहते हैं प्रमस्तिष्क कहते हैं। तो यह आपका प्रमस्तिष्क है। यहां पे ये जो बीच वाला ये पार्ट दिख रहा है, यह बीच वाला पार्ट आपका क्या है, मध्य मस्तिष्क है। और यह जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, यह क्या है, आपका अनुमस्तिष्क है या पश्च मस्तिष्क है। अब इसमें एक छोटा सा भाग यहां भी है, जो कि इस आपके मेरु रज्जु से जुड़ा हुआ है, जो कि क्या है, आपका मेडुला ओब्लांगाटा है। तो यह आपका पश्च मस्तिष्क है, सेरिबेलम इसको कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं, सेरिबेलम, जो कि हमारे चलने की गति को क्या करता है, या हमारे मांसपेशियों की गति पर नियंत्रण करता है। और यह आपका बीच वाला भाग क्या है, मध्य मस्तिष्क है। और यहीं पे इस मध्य मस्तिष्क के नीचे क्या पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, जो कि मास्टर ग्रंथि इसे कहते हैं। अन्य सभी ग्रंथियों पर इसका क्या होता है, नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार से आप मस्तिष्क के चित्र को बिल्कुल समझ सकते हैं। आप मस्तिष्क वाला वीडियो, हमारी लेक्चर वीडियो जरूर देखें, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन कैसे होता है, उदाहरण सहित आपको क्या करना है, समझाना है। तो ऐसी क्रियाएं जिनका हमारे शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे अचानक से छींक आना, तो यह हमें बता करके छींक नहीं आती, इस पर हमारे शरीर का कोई नियंत्रण नहीं होता। छींक अगर आना है तो छींक आएगी। तो ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के विपरीत होती हैं, वैसी क्रियाओं को हम क्या करते हैं, अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे हमारे सांस का लेना और हमारे दिल का धड़कना, छींक आना, ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। इस पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं होता। और जो आपकी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण है, हमारे मस्तिष्क के पश्च भाग में उपस्थित किसके द्वारा होता है, मेडुला ओब्लांगाटा के द्वारा होता है। या किसके द्वारा होता है, अगर हम बात करें मस्तिष्क के अलावा, तो यह किसके द्वारा होता है, मेरु रज्जु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मेरु रज्जु के द्वारा होता है। तो अगले क्रम में अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 9 की, तो कह रहा है कि निम्न हार्मोन को लिखिए। अब पहला हार्मोन क्या है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि शिशु के जन्म के समय पेल्विस स्नायु को नरम करना। पेल्विस स्नायु एक प्रकार का यह है कि जो बच्चों को घुमा, जैसे बच्चे जब जन्म के समय होता है तो बच्चे के मुंह को योनि के तरफ कर देता है, वह क्या होता है, आपका पेल्विस स्नायु। उसको नरम करना, जब वह ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो इस स्नायु को, पेल्विस स्नायु को नरम कर देगा और बच्चा आसानी से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो ऐसा जो हार्मोन्स होता है, उस हार्मोन्स को हम कहते हैं रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन हार्मोन्स का कार्य क्या होता है कि शिशु के जन्म के समय प्यूबियस सिम्फोसिस के जोड़ में शिथिलता लाता है। अतः यह एक महत्वपूर्ण सहायक हार्मोन्स है, जो शिशु के जन्म के समय क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो कौन सा हार्मोन्स है, रिलैक्सिन हार्मोन्स है। अब अगला कह रहा है कि शिशु के जन्म के तत्काल बाद स्तन ग्रंथियों से दूध का निकलना किस हार्मोन्स के कारण होता है। तो आपको बता दें कि एक हार्मोन्स होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो होता है, स्तन के आसपास की मांसपेशियों को क्या करता है, उत्तेजित करता है, जिससे स्तन से दूध निकलने लगता है और बालक आराम से पी करके मस्त हो जाता है। अगला आपका है प्रश्न संख्या 10, पादप हार्मोन्स किसे कहते हैं, किन्हीं 3 पादप हार्मोन्स को लिखिए। तो जैसा कि हमने आपको बार बार बताया कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो पौधों में वृद्धि तथा नियंत्रण में सहायक होते हैं, यानी कि जो जीवों के वृद्धि एवं नियंत्रण में जो सहायक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जैविक हार्मोन्स कहते हैं। और जो पौधों में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पादप हार्मोन्स कहते हैं। अब पादप हार्मोन्स मुख्य रूप से आपके बुक में 3-4 दिए हुए हैं, आइए उनको देख लेते हैं। पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन्स जो कि क्या करता है, पौधों की जड़ें और तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। और बीज जो होता है, बीज में अंकुरण का कार्य कौन करता है, आपका ऑक्सिन हार्मोन्स ही करता है। बीज से जड़ों में परिवर्तित करना, उसमें जड़ों का विकास करना किस हार्मोन्स के कारण होता है, ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण होता है। कोशिकाओं के दीर्घकरण में सहायक, कोशिकाओं की वृद्धि करना, ताकि वृद्धि के पश्चात उसका क्या हो सके, विभाजन हो सके, इसको करना किसका काम होता है, ऑक्सिन का काम होता है। बीज रहित
फलों का निर्माण करना किसका काम होता है? ऑक्सिन हार्मोन्स का काम होता है। अगला हार्मोन्स है आपका जिब्बेरेलिन। तो जिब्बेरेलिन हार्मोन्स जो होता है यह क्या करता है? जड़ व तने में क्या करता है? वृद्धि में सहायक होता है। बीजों के अंकुरण में कौन सा सहायक होता है? जिब्बेरेलिन होता है आपका। तो बीजों के अंकुरण में यानी अंकुर जब होता है तो उसमें सहायक कौन होता है? आपका जिब्बेरेलिन। लेकिन उसके जड़ों में जब उसमें अंकुरण आ जाता है, उसमें जड़ें निकलने लगती हैं, तो उन जड़ों का जो जड़ों की वृद्धि में जो सहायक होता है वह क्या होता है? ऑक्सिन हार्मोन्स होता है। तो बीजों के अंकुरण में यह होता है। अगला आपका है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन का कार्य जैसा कि हमने बताया, फूल, पत्तियों और फलों के विकास में किसका कार्य होता है? आपका साइटोकाइनिन का कार्य होता है। अगला हार्मोन्स है क्या? आपका एथिलीन। तो एथिलीन हार्मोन्स क्या होता है? यह फलों को पकाने में जो हम कार्बाइड का उपयोग करते हैं ना, एक एथिलीन हार्मोन्स होता है। जैसे पेड़ में फल अपने आप पक जाते हैं तो क्या पेड़ में कार्बाइड होता है क्या? पेड़ में एक एथिलीन हार्मोन्स होता है। एथिलीन नामक हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स पाया जाता है जो कि फलों को पकाने में क्या होता है? सहायक होता है। और पत्तों के गिरने को क्या करता है? प्रेरित करता है। पत्तों को जल्दी से पकाता है और उसको गिरने पर मजबूर करता है। और कोशिका विभाजन को भी क्या करता है? प्रेरित करता है। कौन? एथिलीन हार्मोन्स। एथिलीन पादप हार्मोन्स जो है वह कोशिका विभाजन को भी क्या करता है? प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन हार्मोन्स की कमी एवं इंसुलिन हार्मोन्स की अधिकता दोनों स्थिति क्या है? घातक है। समझाइए। आइए इसको एकदम डिटेल में समझते हैं। हमारे शरीर में जो इंसुलिन है वह कहां से निकलता है? अग्न्याशय से निकलता है। और हमारे शरीर में अगर इंसुलिन हार्मोन्स कम होने लगा तो कम होने के कारण शरीर में जो शक्कर की मात्रा का उपयोग क्या होता है? हमारा शरीर नहीं कर पाता है और रक्त में उपस्थित शक्कर की मात्रा मूत्र के साथ कहां कर चल जाती है? बाहर निकल जाती है। और हम मधुमेह यानी कि डायबिटीज, जिसे हम शुगर कहते हैं, उसके क्या हो जाते हैं? शिकार हो जाते हैं। तो अगर इंसुलिन हार्मोन्स की कमी है तो उससे क्या होगा कि हमारे शरीर में जो शक्कर की मात्रा का नियंत्रण है उस पर नियंत्रण नहीं होगा। सारे शक्कर की मात्रा को बाहर निकाल दिया जाएगा, जिससे हम डायबिटीज, मधुमेह से क्या हो जाएंगे? पीड़ित हो जाएंगे। दूसरी ओर यदि इंसुलिन हार्मोन्स बहुत अधिक मात्रा में हमारे शरीर में हो जाए तो भी घातक हो जाता है। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जब इंसुलिन की अधिकता हो जाती है तो जो हमारा यकृत है ना, यकृत क्या करता है? सारी शक्कर की मात्रा को ले लेता है और मस्तिष्क को शक्कर की मात्रा नहीं मिल पाती, जिससे स्थिति हमारी क्या हो जाती है? गंभीर हो जाती है। मस्तिष्क आपका काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अगला है पैराथायराइड ग्रंथि के कार्य बताइए। छोटो अगला आपका है पैराथायराइड ग्रंथि के कार्य बताइए। तो पैराथायराइड ग्रंथि जो है यह कहां पाई जाती है? गर्दन के पास पाई जाती है और सबसे बड़ा कार्य इसका अगर बात करें। और दूसरा चीज कि जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है उसमें जो हार्मोन्स होता है वह पैराथायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स क्या करता है? निकलता है, जो शरीर में कैल्शियम की मात्रा का क्या करता है? नियंत्रण करता है। इसमें भी एक नोट पॉइंट है कि यदि यह हमारे शरीर में बहुत कम हो तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है और मांसपेशियों में विचित्र ऐंठन होती है। और यदि इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो हड्डियां हमारी क्या होने लगती हैं? गलने लगती हैं। हड्डियां हमारी खोखली होने लगती हैं, सड़ने लगती हैं। खोलने नहीं, सड़ने लगती हैं। और रक्त में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। दोनों ही स्थिति क्या है? आपकी एकदम से जानलेवा है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम सभी प्रश्नों के उत्तर को कर सकते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज के इस सेशन के संपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।